हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के क्वेश्चंस की। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। अब हम आपको जीएसटी का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जर्नल सेल्स टैक्स या फिर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट हमारा। सेकंड पर आते हैं। आई होप आपको ये भी इसका आंसर पता होगा। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, यानी कि जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी। 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017 या 1 जुलाई 2017। अब यहाँ पे देखिए 2017 है, इट मीन 2017 में आया था। अब आपको मंथ्स पता हो करना है क्योंकि डेट भी सबकी सेम है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द जीएसटी इज अ डुअल मॉडल ऑफ। अब इंडिया में जो जीएसटी है वो डुअल मॉडल किसका है? यूके, कनाडा, यूएसए, जापान या फिर चाइना। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे बात करें तो 3 कंट्री ऐसी हैं जो कि डुअल मॉडल पे चल रही हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें जो इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। जबकि देखिए फ्रेंड्स, ब्राजील जो है वो भी जीएसटी के डुअल कॉन्सेप्ट पे चलती है। ठीक है, तो इंडिया, कनाडा एंड ब्राजील, ये 3 कंट्री हैं। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन। अब जीएसटी माल और सेवा कर की खपत पर आधारित होता है। किस में? डेवलपमेंट के बेसिस पर, डिविडेंड के, डेस्टिनी, ड्यूरेशन या फिर डेस्टिनेशन के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जीएसटी कंजम्पशन की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, डेस्टिनेशन। अब ये डेस्टिनेशन किस तरह से होगा? तो देखिए फ्रेंड, जीएसटी जो होता है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, जो कि लेविड होता है। जो भी हमारे एवरी वैल्यू एडिशंस जो भी होते हैं उस पर ये लेविड होता है। ठीक है, तो जो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, मल्टी स्टेज है ये, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पे ई राइट आंसर होगा। ये बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज जीएसटी स्ट्रक्चर आज बेस्ड ऑन हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स। अब हमें स्ट्रक्चर बताने हैं कि इंडिया के जो जीएसटी स्ट्रक्चर हैं वो कितनी तरह के हैं। 6, 4, 3 या 5। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा 4। 4 स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अब आपको ये बताना है वो 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो देखिए आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट है यहाँ पर हमारा, आप फर्स्ट नोट कर लीजिए, जीरो रेट। ठीक है, जीरो रेट। सेकंड है हमारा लोअर रेट। ठीक है, थर्ड आइए, थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, थर्ड है स्टैंडर्ड रेट। फोर्थ है हमारा यहाँ पे हायर रेट। ठीक है, ये 4 तरह की हैं, 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जीरो रेट, लोअर रेट, स्टैंडर्ड रेट और हायर रेट। ये चारों आप यहाँ पर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा अच्छे से। हो सकता है कि ये इसमें से आप भी कोई क्वेश्चन बन जाए कि वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा है द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी इज। अब सीजीएसटी की जो अधिकतम रेट है वो कौन सी है, ये पूछा गया है। 28, 12, 18 या फिर 20। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें हम सीजीएसटी की, अब आपको फ्रेंड्स सबसे पहले ये पता होना चाहिए सीजीएसटी क्या होता है। तो सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, सेंट्रल, सेंटर कर लीजिए या फिर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी रेट पूछी गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन से हमारे चारों ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं गिवन है। सही ऑप्शन है हमारा 40%। मैक्सिमम रेट है 40% की सीजीएसटी के लिए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है द मैक्सिमम रेट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी इज। अब फ्रेंड, सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए एसजीएसटी की क्या होती है। तो देखिए एसजीएसटी की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
ठीक है, क्या हो गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और देखिए यहाँ पर एक और आपको फुल फॉर्म दे रखी होगी, यूटीजीएसटी। तो देखिए यूटीजीएसटी जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, आप ये पूरा नाम लिख लीजिएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब ये इन दोनों के फुल फॉर्म हो गए। अब यहाँ पर मैक्सिमम रेट इनकी पूछी हुई है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एसजीएसटी की रेट की बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा 20%। ये 20% होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हैं, ये तो सेंट्रल बेस्ड होते हैं, सेंट्रल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए जाते हैं उन सब के बेसिस पे लगाई जाती है। लेकिन यूटीजीएसटी के होते हैं, इसके अंदर जो भी हमारी सप्लाई होती है अल्कोहलिक लिकर की, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन से रिलेटेड, वो यूटीजीएसटी में शामिल नहीं की जाती है। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वो यूटीजीएसटी में शामिल नहीं की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें कोड्स पूछे हुए हैं, विच कोड इज यूज टू क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को जब क्लासिफाई करते हैं तो कौन सा कोड यूज करते हैं, आपको ये बताना है। HSN कोड, SAC और HSN, GST और SAC। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहले सारे कोड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे SAC कोड दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। कई जगह आपको सर्विस मिलेगी तो आप देख लीजिएगा, सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए ये एसएसी है, यहाँ भी एसएसी की यही फुल फॉर्म है। अब आप HSN की देख लीजिए, तो देखिए HSN की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। मैं ऊपर लिख देती हूँ नोमेनक्लेचर की स्पेलिंग, नोमेनक्लेचर, CLATURE। ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, ये HSN की फुल फॉर्म है। जीएसटी की तो आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को क्लासिफाई करने की, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि SAC और HSN होते हैं, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं जब हम गुड्स एंड सर्विस दोनों को क्लासिफाई करते हैं, जबकि SAC सिर्फ सर्विस से रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात करें, इसलिए ये दोनों कोड आएंगे हमारे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक और चीज आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये HSN जो होता है, HSN, इसके अंदर जो कोड होते हैं वो हमारे डिजिट्स में गिवन होते हैं। और ये डिजिट्स में कैसे होते हैं, ये 2 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट में होते हैं और 8 डिजिट में। ये इतने डिजिट में ये वाले कोड मेंशन किए जाते हैं, 2 4 6 8 के डिजिट में ये कोड होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब व्हाट डज आई इन दी IGST स्टैंड्स फॉर। अब IGST में आई का क्या मतलब है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर IGST में ऑप्शन है इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल या फिर यहाँ पर इंट्रा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड जो होते हैं, यहाँ पर ये बात की गई है कि IGST जो चार्ज किए जाते हैं, लेविड होते हैं, वो सेंट्रल के द्वारा होते हैं। और ये इंटर स्टेट सप्लाई जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इंटर स्टेट में, उन पर ये चार्ज किया जाता है, तब ये यूज होती है IGST। ठीक है, इंटर स्टेट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे ट्रांजेक्शन्स, उसके बेसिस पर IGST को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पे जो टॉपिक था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, वो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़े बिल के क्वेश्चन हैं, वो हम कर लेते हैं। व्हाट इज द बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल रिसीवेबल अकाउंट किस तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए जो हमारे बिल रिसीवेबल अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें
ऑर्डर टू पे है, रिक्वेस्ट टू पे है, प्रॉमिस टू पे है और ऑल ऑफ दी है। तो फ्रेंड्स इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, प्रॉमिस होती है हमारी प्रॉमिसरी नोट में, और ऑप्शन इसलिए हमारा फोर्थ भी कट जाता है। आंसर आएगा ऑप्शन है ऑर्डर टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री। अब इसमें से कौन सा बिल है जो कि ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है सेम कंट्री में, एक ही देश में कौन सा बिल तैयार और स्वीकार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। नाम से ही पता चल रहा है इंग्लैंड। ठीक है, और जो सेम कंट्री में ना होकर डिफरेंट कंट्री में होंगे तो वहाँ पे फॉरेन बिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रख लीजिए, यहाँ पे ट्रेड बिल है, तो ट्रेड बिल जो होता है वो ट्रेडिंग, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि दो पार्टीज के बीच में कोई भी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस होंगे वहाँ ट्रेडिंग बिल होगा। और जो फॉरेन बिल होता है वो अदर कंट्रीज के साथ जब हम डीलिंग करते हैं तब होता है। और एकोमोडेशन बिल एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प करने के पर्पज से जब वो उसको बिल देता है तो वो एकोमोडेशन बिल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनकी मीनिंग। नेक्स्ट आते हैं, हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन ड्रॉ करता है या लिखता है, क्रेडिटर, डेटर, होल्डर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बात करें तो जो होल्डर होता है, बिल का होल्डर है, वो ड्रॉ करेगा। ठीक है, और वो डेटर, क्रेडिटर, ठीक है, हम यहाँ पे होल्डर की बात करें, होल्डर करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्सन नोन एज हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब उस पर्सन को क्या कहते हैं जो ड्रॉ करता है बिल को, ड्रॉअर, पे, ड्रॉई या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो बिल को ड्रॉ करता है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे उसको बोला जाता है ड्रॉअर, और जिसको बिल दिया जाता है वो कहलाता है ड्रॉई, और जो उसका पेमेंट लेता है उसको पेमेंट करता है वो बोलते हैं पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, ड्रॉअर। जो ड्रॉ करता है यानी कि बिल को लिखता है वो ड्रॉअर कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 एडिशनल डेज नोन एज दैट ड्रॉअर गिव्स टू द ड्रॉअर फॉर पेमेंट। यानी कि वो जो भी मेंशन मैच्योरिटी टाइम होता है, जैसे कि 3 महीने का टाइम है, उसमें जो 3 दिन एडिशनल उनको दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंडीशनल डेज, एडिशनल डेज, डेज ऑफ ग्रेस या फिर डेज ऑफ रिबेट। तो फ्रेंड्स उन 3 दिन को कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 15 मार्च को उसकी मैच्योरिटी होने वाली है बिल की, तो उसका पेमेंट कितना होगा, 18 मार्च। ठीक है, 3 दिन ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पर उनको बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। ऑप्शन नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। यानी कि बिना किसी शर्त के बिल कब स्वीकार किया जाता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में, कंडीशनल, ब्लैंक या फिर जर्नल में। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है बिना किसी कंडीशन के किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड और कंडीशनल दोनों एक ही को कहा जाता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो नोन एज और रेफर्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही है, एक ही नाम से दोनों को जाना जाता है। अब इन दोनों में क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि यहाँ तो बात की जा रही है विदाउट कंडीशन, लेकिन इन दोनों में ही कंडीशन होती हैं कि जैसे कि कितना सम, किस मोड से, कहाँ पे पेमेंट करना है, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं। तो ए ऑप्शन कट गया, बी कट गया। ब्लैंक एक्सेप्टेंस होती है, ये एक्सेप्टेंस ब्लैंक पेपर पे दी जाती है, यानी कि आपका बिल ड्रॉ नहीं हुआ है उसी से पहले आपने एक ब्लैंक पेपर पे पहले से एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है, वो ब्लैंक एक्सेप्टेंस होती है। तो यहाँ पे विदाउट कंडीशन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि हम आपका जर्नल एक्सेप्टेंस, बिना किसी एक्सेप्टेंस के दे रहे हैं बिल तो वो जर्नल एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं, when the bill is noted from the notary public it is known है, यानी कि जब नोटेड होता है नोटरी पब्लिक में तो उसको क्या कहा जाता है, नोटिंग, डिस्काउंटिंग, एक्सेप्टिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है नोटिंग, और इसमें जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। यानी कि इस पूरी प्रोसीजर में जितने जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उस एक्सपेंसेस को बोला जाता है कि नोटिंग चार्जेस लगे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट मीन्स। यानी कि रिबेट के अंदर रिटायरिंग छूट के साधनों के तहत किसी विधेयक को क्या कहा जाता है, यानी कि मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाएगा,
डिसऑनिंग ऑफ अ बिल यानी कि बिल का डिसऑनर होना, मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल आफ्टर द ड्यू डेट यानी ड्यू डेट के बाद पेमेंट हुआ है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जब रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट होता है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिबेट पर देते हैं कोई भी बिल तो उसको कहा जाता है कि ड्यू डेट से पहले उसका पेमेंट किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक भी जरूर कीजिएगा जिससे कि फ्यूचर की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।